अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंट्रोल मटेरियल्स में कुछ और इम्पोर्टेंट जो हमारे पास फैक्टर्स हैं हम वो डिस्कस करेंगे, जिसमें है डिटर्मिनेशन ऑफ मीन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन एंड एलजीए चार्ट्स। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज मीन, व्हाट इज मोड एंड व्हाट इज मीडियन। So there are some statistical symbols which we are usually use in laboratory in order to find out or quality control material values. So these symbols are sum. This is the symbol for sum. This is n, which is basically denoted that how many data we have. Either 20 data or 30 data or 35 data or 25 data, whatever the number may be, but this in basically denote number of data points. फिर इसके बाद है x1, ये इंडिविजुअल को शो कर रही है x1 x2। जैसे लेट सपोज मेरे पास 25 डेटा है तो x1 नंबर 1 डेटा, x2 नंबर 2 डेटा, x3 एंड सो ऑन। फिर एक और चीज हम डिस्कस करते हैं x1 माइनस, जो कि फॉर्मूले में यूज होता है x1 माइनस xn। ये xn ये लास्ट जो डेटा पॉइंट है उसको शो करती है। लाइक लेट सपोज मेरे पास 25 डेटा पॉइंट है तो ये x1 माइनस x25, तो x25 मीन कि 1 माइनस 25, तो ये मेरे पास नंबर आएगी जो कि स्टैटिस्टिकल नोटेशन में से एक है। फिर ये जो x कैपिटल X हमें शो कर रही है, ये मीन के लिए एक सिंबल हम यूज करते हैं और दिस इज बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ द डेटा। तो ये स्टैटिस्टिकल पॉइंट आगे हम डिस्कस करेंगे और ये हमें जरूरत पड़ेगी जब हम स्टैंडर्ड डिविएशंस निकालेंगे, फार्मूला कहते हैं, तो ये चीजें हमें फिर जरूरत पड़ती हैं। तो अगेन वी हैव टू एंड वी शुड रिपीट दिस दैट दिस इज बेसिकली सम, दिस इज नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स वी डू हैव, this is individual result or individual data point, this is individual data point minus x1 and this n1 indicate the last number of data point, and this x is basically denoted for mean and this is square root. Now how we can calculate the mean? So this is basically the formula for mean, like we have discussed that x bar, which is the symbol of mean, x1 plus x2 plus x3 and so on plus xn। जैसे हमने जिक्र किया कि इस xn को हम डिनोट करते हैं कि ये लास्ट जो हमारे पास डेटा पॉइंट है उसको शो कर रही है डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा पॉइंट। लाइक लेट सपोज ये x में डोनेट करता हूँ इसको 25 से, तो मीन्स कि मेरे पास जो डेटा पॉइंट हो गया वो 25 होगा। तो जितने भी हमारे पास डेटा पॉइंट्स होंगे, इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स, इन सबको हम ऐड करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ डेटा पॉइंट से, तो ये हमारे पास आ जाएगा मीन। तो अब मीन की इंपॉर्टेंस है जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे और उसको डिस्कस करेंगे तो उसमें फिर हम मीन को देखते हैं कि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारी डेटा मीन से कितनी वेरी करती है और कितनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, इसमें कितना वेरिएशन है, तो इसको फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। Now, before calculating quality range, we should know that if in our data point जो हमारे पास है उसमें कुछ वैल्यूज हाई या बहुत ज्यादा लो आ जाती है तो फिर उसके साथ हम क्या करेंगे। सो क्वालिटी कंट्रोल जो रेंजेस हैं, अगर लेट सपोज मेरे पास 20 डेटा पॉइंट्स हैं और उसमें से एक या दो डेटा पॉइंट ऐसे आ गए जो कि कंट्रोल वैल्यू या तो बहुत ज्यादा हाई है या बहुत ज्यादा लो वैल्यू आ रही है और ये सिर्फ या एक है या दो है, तो अब हम इसके साथ क्या करेंगे। तो जस्ट रिमेंबर कि जब वैल्यू एक या दो से हाई आ जाती है तो इसको हम कहते हैं आउटलायर्स। क्या कहते हैं? दिस इज बेसिकली और आउटलायर्स, क्योंकि एक या दो डेटा पॉइंट बहुत ज्यादा हाई या लो आ रही हैं तो ये हमारे आउटलायर्स हैं और एक या दो आउटलायर्स को हम फिर डेटा में इंक्लूड नहीं करते। जब भी हम क्वालिटी जो कंट्रोल रेंज है हम उसको निकालेंगे
लेट्स सपोज मेरे पास 25 डेटा पॉइंट्स है। इस 25 डेटा पॉइंट्स में मेरे पास एक या दो ये हाई आ गए, तो फिर मैं लूंगा 23 डेटा पॉइंट्स इंस्टेड ऑफ 25, क्योंकि यहां पर मेरे पास दो या एक आउटलायर्स हैं, तो इसको मैं इंक्लूड नहीं करूंगा। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आ जाती है कि अगर मेरे पास आउटलायर दो से ज्यादा है, मीन्स 25 डेटा पॉइंट्स है मेरे पास, और उसमें से 4 डेटा पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा लो या हाई आ रही है, मीन्स कि मेरे पास 4 आउटलायर्स है, तो ये जो डेटा है ये मेरा डेटा ठीक नहीं है। इसका ये मतलब है कि इधर कंट्रोल्स में कोई मसला है या इंस्ट्रूमेंट में कोई मसला है, तो इनको हम फिर इंक्लूड नहीं करेंगे। जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि प्रॉब्लम कहां पर है, आया कंट्रोल में प्रॉब्लम्स हैं या जो इंडिविजुअल लगा रहा है वो एक्सपर्ट नहीं है, या इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें और फिर अगेन डेटा पॉइंट से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 और 25 डेटा पॉइंट्स लें, फिर हम कंट्रोल रेंज जो है क्वालिटी कंट्रोल जो रेंजेस हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे इसके बाद। ठीक है, तो यहां पर क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है दैट इफ यू हैव 1 or 2 आउटलायर्स इन योर डेटा, सो यू कैन यूज दैट डेटा पॉइंट्स। ठीक है, you can use that data, but you have to exclude those 1 or 2 outliers. But if you have more than 2 outliers in your data, so you will not use that data point, and you have to resolve the problem. First you identified that problem and then resolve that problem and then repeat that data, and again you have to collect for calculation of quality control ranges. So this is normally distributed. ये एक ग्राफ है जो कि हम देखते हैं कि आया ये ग्राफ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है। रिमेंबर कि हमारा जो डेटा होगा इसमें एक और वर्ड भी यूज होता है यूजुअली, स्क्यूड डेटा। ठीक है, स्क्यूड डेटा और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। तो स्क्यू डेटा ये है कि एक तरफ इंक्लाइन कर जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस ग्राफ को देखें क्या ये ग्राफ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो हम इस मीन को देखते हैं। अगर हम ये देखें कि ये मीन बिल्कुल सेंटर पे है, तो इसका मतलब ये है कि 50% डेटा यहां पर वेरी कर रही है और 50% डेटा यहां पर वेरी कर रही है। तो ये ग्राफ हमें ये शो कर रही है कि हमारा जो डेटा वो बिल्कुल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है। लेकिन अगर मीन यहां पर हो लेट्स सपोज, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास 75% डेटा यहां पर है जबकि 25% डेटा यहां पर है। तो ये जो डेटा है ये स्क्यूड डेटा है, ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा नहीं है। तो अगर आपका डेटा स्क्यूड है तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग, either it may be the problem may be in the controls, and again the problem may be that individual which usually run those control materials. ठीक है, तो if you are going to calculate your ranges, so your data must be normally distributed. Now there are certain important points which we have to remember, that what is the purpose of quality control ranges. So the purpose is to determine accuracy and precision. Now what is the difference between accuracy and precision? Accuracy क्या है? is the closeness of the measurement to its true value. Precision क्या है? is the amount of variation in the measurements. For example, ये मेरे पास टारगेटेड वैल्यू है, ये मेरे पास टारगेटेड वैल्यू है और ये मेरे पास टारगेटेड वैल्यू है। मेरे पास 3 किस्म के रिजल्ट्स आए। अगर इसको मैं देखूं, इस वाले को सबसे पहले देखते हैं कि ये टारगेट से जितने भी हमारे डेटा पॉइंट से वो दूर हैं लेकिन एक ही जगह पे हैं। अगर हम इसको देखें तो ये प्रिसाइज हैं लेकिन एक्यूरेट नहीं है। क्योंकि एक्यूरेट इस वजह से नहीं है कि अगर ये डेटा पॉइंट बिल्कुल इसी तरह तरतीब से हो और ये बिल्कुल सेंटर में फॉल कर रही है लाइक दिस वन, तो ये एक्यूरेट भी है क्योंकि टारगेटेड पे है, और एक ही जगह पे फॉल कर रही है तो ये प्रिसाइज भी है।
ठीक है। तो ये एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है, लेकिन अगर इसको हम देखें तो ये प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट इसी वजह से नहीं है क्योंकि ये डेटा पॉइंट जो टारगेट है उससे दूर है। अगर इसको हम देखें तो ये ना प्रिसाइज है और ना ही एक्यूरेट है, क्योंकि टारगेट एक डेटा पॉइंट टारगेट पे है, एक डेटा पॉइंट बहुत दूर है, कुछ करीब करीब है। तो ये प्रिसाइज भी नहीं है और एक्यूरेट भी नहीं है। ये प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। प्रिसाइज इस वजह से कि अब ये एक्यूरेसी और प्रिसिशन ये क्यों हो रही है। एक्यूरेट अगर इसको हम देखें तो ये होता है सिस्टमेटिक एरर्स, कि आपके जो सिस्टम है उसमें कोई फॉल्ट है। सिस्टम आपको बार बार एक ही वैल्यू दे रही है और एक ही जगह पे, तो इट मीन्स कि आपका जो सिस्टम है वो प्रिसाइज रिजल्ट दे रहा है लेकिन एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो अगेन देयर इज सम सिस्टमेटिक एरर्स। ये रैंडम एरर हो सकते हैं, तो इसके मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसमें इंस्ट्रूमेंट का प्रॉब्लम भी हो सकता है और एंड अगेन डिपेंड अपॉन द एक्सपर्टीज ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। जबकि ये हमें क्या शो कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ठीक है, हमारे कंट्रोल भी बिल्कुल ठीक है और जिस इंडिविजुअल ने ये लगाए हैं वो भी एक्सपर्ट इंडिविजुअल है। तो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन। Now the purpose of quality control is to monitor the accuracy and precision of a laboratory assay before release patient result. तो जो भी हमारा पेशेंट रिजल्ट होगा वो रिलीज करने से पहले मीन्स कि यू हैव टू इंश्योर योर सेल्फ फर्स्ट। इफ यू आर श्योर अबाउट योर क्वालिटी देन यू शुड हैव टू रिलीज दैट पेशेंट रिजल्ट, ठीक है। तो ये हमारा मेन मकसद होता है और ये कंट्रोल रेंज डिटरमिन करने के लिए सबसे पहले हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, स्टैंडर्ड डिविएशन की। स्टैंडर्ड डिविएशन हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि व्हाट इज स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन ये है कि हमारा जो मीन है उससे रिजल्ट्स कितने डिविएट कर रहे हैं, यानी हमारा जो रिजल्ट है हमने इससे पहले मीन निकाला था, उस मीन से हमारा डेटा कितना वेरी कर रही है, कितना डिविएट कर रही है, इधर ऑन द राइट साइड और इधर ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। तो हमारे पास हम यूजुअली यूज करते हैं 1:, 2:, एंड 3:, हम यूज कर रहे होते हैं, मीन्स 1:, 2:, एंड 3:. रिमेंबर जब भी हम स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं तो उसको हम +-1:, इसी तरह +-2:, इसी तरह +-3:, ये हम बेसिकली कैलकुलेट करते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है कि +-1:, का मतलब क्या होता है, +-2:, का क्या मतलब होता है और +-3:, का मतलब क्या होता है। तो 1:, का मतलब ये है, 1:, का हम थोड़ा सा ग्राफ की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास एक ग्राफ है, लेट्स सपोज कि मैं इसमें 1:, कैलकुलेट करना चाहता हूं, ठीक है। तो लेट्स सपोज मेरे पास जो 1:, है वो यहां पर है, ये 1:, ये एक और आउटलायर में क्रिटिकल वैल्यूज ये मेरे पास आ गई 1:, की है, ठीक है। इसको मैं जरा करीब करूं ताकि बिल्कुल 1:, ही लगे। 50% डेटा यहां पर और 50% डेटा यहां पर। अब इसका मतलब क्या हुआ, 1:, का मतलब यह है कि ये 68% डेटा हमें शो कर रही है। 1:, का मतलब यह होगा कि 68% जो डेटा वो यहां पर फॉल कर रहा है। 1:, का मतलब यह है, ये -1:, ये +1:, तो 68% डेटा यहां पर फॉल कर रही है इस जगह पे। जब हम रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो ये बेसिकली अगर हमारे पास लेट्स सपोज एक नल हाइपोथेसिस है और उसको हमने एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है, तो फिर हम कहते हैं कि हम इसके बेस पे हम एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं, ये हमारा एक्सेप्टेंस एरिया होता है, ठीक है। ये रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, नॉट क्वालिटी कंट्रोल के लिहाज से। लेकिन क्वालिटी कंट्रोल के लिहाज से अगर हम बात करें कि 1:, का मतलब ये होगा कि 68% जो डेटा वो यहां पर फॉल कर रहा है, तो ये बहुत शॉर्ट है। फिर अगर हम इसको 2:, कंसिडर करें तो 2:, यहां पर आएगा, ये 2:, इसी तरह ये
2HD। 2HD का मतलब ये होगा कि 95% जो डेटा वो इस जगह पे फॉल कर रही है, ठीक है ना। तो अब ये डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी सी बढ़ गई, जितनी हमारी एसडी बढ़ेगी उसी के लिहाज से हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है या डेटा की वो भी बढ़ जाएगी। अब 3HD का मतलब ये होगा कि 99% जो डेटा वो यहाँ पर फॉल कर रही है, सिर्फ 1% डेटा आउटसाइड द एसडी होगा, ठीक है, रेंज होगा। तो ये हमें शो कर रही है 95% अब डेटा इस जगह पे फॉल कर रही है। तो जितना हमारा एसडी बढ़ेगा उतनी हमारी डेटा की जो रेंज है वो भी उसके साथ साथ बढ़ेगी। Now how we can calculate the 1HD, 2HD and 3HD। तो 1HD हम कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला है, स्टैंडर्ड डिविएशन का ये फार्मूला है। इस फार्मूले के थ्रू हम स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करते हैं। ये सम है, ये x-1 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय n-1 और फिर इसका होल स्क्वायर रूट, ये हमारे पास एसडी का। तो जो वैल्यू हमारे पास आ गई ये हमारे 1HD वैल्यू होगी प्लस माइनस 1HD। अब 2HD हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे? लेट सपोज मेरे पास जो 1HD है उसकी वैल्यू आती है 2, ठीक है। 1HD की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है। अब मैं 2HD को किस तरह कैलकुलेट करूंगा? तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। तो मीन के साथ अगर हमने प्लस और माइनस ये कैलकुलेट करना है तो जो मेरे पास मीन होगा, लेट सपोज मेरे पास मीन है 20, 1HD मेरे पास कितना है? 1HD वो है मेरे पास 2। तो 20 प्लस 2 इज इक्वल टू 22 एंड 20 माइनस 2 इज इक्वल टू 18। तो 18 और 22 के दरमियान 68% डेटा फॉल कर रही है। तो ये हमारे पास प्लस 1 माइनस 1HD है। अब 2HD को हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे? तो SD हमारे पास आ रही थी 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। तो जो मीन है जो कि 20 है उसके साथ मैंने 4 को ऐड करना है और फिर इसी 20 से मैंने 4 को सब्सट्रैक्ट किया। तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद 16 और 24। तो इसका मतलब ये होगा कि 95% जो डेटा होगी वो 16 और 24 के दरमियान है, तो रेंज बढ़ गई। अब 3SD का मतलब क्या होगा कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6। अब प्लस माइनस तो 20 प्लस 6 20 माइनस 6, तो माइनस 6 14 और 26 के दरमियान जो डेटा होगी वो 99% जो डेटा होगी 0.7% ये 3SD में फॉल करती हैं। तो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन 1SD, 2SD और 3SD। For any given data point, 68.3%, which is denoted for 1SD, of the value will fall between plus 1 SD. 95.5% data will fall between plus 2 SD, and 99.7% data will fall between plus 3 SD of the mean. Now, how we will graphically represent this data? तो ये हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है। ये ग्राफ हमने मार्केट में अवेलेबल हो सकते हैं, वो ग्राफ हम लेंगे। इस ग्राफ में हम जो हमारा मीन है, यहाँ पर लेट सपोज ये मीन है, ये 1SD प्लस ये माइनस 1SD, ये माइनस 2SD, ये माइनस 3SD। इसी तरह ये प्लस SD प्लस 2SD और प्लस 3SD, ये मेरे पास मीन है। ये मीन कितना है? 190.2। अब 1SD किस तरह कैलकुलेट करेंगे? अगर इस 190SD यहां पर जो होगी मेरे पास वो है 2। क्यों? क्योंकि 190.5 प्लस 2 इज इक्वल टू 192.5, वाइल 190.5 माइनस 2 इज इक्वल टू 188.2। तो 1SD यहां पर आ जाएगी माइनस, प्लस SD यहां पर आ जाएगी। ये बेसिकली LJ चार्ट्स होते हैं और LJ चार्ट्स हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। और LJ चार्ट्स या लेवेंसन-जॉनसन जो चार्ट है इसकी इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है। इस लेवेंसन-जॉनसन चार्ट पे फिर हम विसगार्ड रूल्स अप्लाई करते हैं, जो कि इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे एक नए लेक्चर में। विसगार्ड रूल्स, दैट व्हेन विसगार्ड रूल्स आर अप्लाइड ऑन LJ चार्ट्स
and on the basis of that Westgard rules we can determine that either we have a good quality or we have a poor quality, और किस तरतीब से हमने कंट्रोल्स को रिजेक्ट करना है एंड वैल्यूज को या उनको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो ये विज़गार्ड रूल्स जो कि हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो ये 192 1:1 182.5 -1:. अब 2:2 को अगर हम देखें तो ये 190.5, ठीक है, 1:2 कितनी थी हमारी 2, तो 2 × 2 इज इक्वल टू 4, तो 190.5 प्लस 4 इज इक्वल टू 194.5, ठीक है, 190.5 माइनस 4 इज इक्वल टू 186.5। तो हमने इस ग्राफ को यहां पर ऐड करना है। इसी तरह 3, तो ये 184.5 और ये 196.5, तो इसका मतलब ये होगा कि 99.7% डाटा 3SD में फॉल कर रही है, प्लस D और -3SD के दरमियान। तो ये बेसिकली लेविंसन जॉनसन है, क्या नाम है हमारे पास एलजे चार्ट से। अब इस तरह हमने किस तरह और पुट करना है, एक डेटा पॉइंट लेट सपोज मेरे पास 192.5 है, यहां पर मैंने पुट करना है। दूसरा डेटा मेरे पास क्या है 182 है और मैंने यहां पर पुट करना है। तीसरा डेटा 193 है, तो फिर यहां पर फॉल होगा ये 193, क्योंकि 192 और 194 के दरमियान जो स्पेस होगी वो 193। इसी तरह जितने भी डेटा पॉइंट्स है वो मैंने इसमें पुट करने हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा एलजे चार्ट्स। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।